बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, इसका मई जून 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और इसके अलावा 2020 और 2019 विंटर समर ये सारे पेपर आपको कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको फोल्डर वाइज मिलेंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट $15,000 के इन्वेंट्री जो वैल्यू करी है इन्होंने, जो वैल्यूएशन है वो $15,000 है। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ $21,000 एंड परचेजेज ऑफ $18,000 वर मेड, कि उसी साल के अंदर जो सेल्स आपने करी वो $21,000 की है और परचेजेस जो है वो $18,000 की है। अनफॉर्चुनेटली ऑल इन्वेंट्री वाज स्टोलन, तमाम इन्वेंट्री जो है वो चोरी हो गई ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड पर जो है वो ये सारी की सारी ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो लास्ट डे के ऊपर ये चोरी हो गई और इन्वेंट्री का आपको पता नहीं है कि इन्वेंट्री कितनी है। गुड्स आर मार्कअप बाय 50% टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, के सेलिंग प्राइस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो कॉस्ट होती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके ऊपर 50% का मार्कअप, यानी फॉर एग्जांपल अगर $100 की कोई चीज़ है उसकी कॉस्ट है तो 50% का मकसद है $50 जो है प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 100 + 50 जो सेलिंग प्राइस है वो $150 है। तो मार्कअप याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट के ऊपर लगता है, तो ये मार्कअप उसने दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द स्टोलन इन्वेंट्री, पूछता ये है कि जो स्टोलन इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो देखिए इसके अंदर रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है, आप देख रहे हैं सेल्स ऑफ $21,000 जो है ये दी हुई है उसकी, और मार्कअप दिया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंडिंग इन्वेंट्री गायब है, चोरी हो गई है, और मार्कअप जो है वो कॉस्ट के ऊपर लगता है। आप अगर मार्कअप से मार्जिन निकाल लें, अगर हमारे पास ग्रॉस मार्जिन जो है ये दिया होता तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी आसान थी, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का तरीका ये होता है कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो किसके ऊपर निकलता है, ग्रॉस मार्जिन सेल्स के ऊपर निकलता है। तो आप मार्जिन अगर निकालेंगे तो मार्जिन कैसे निकालेंगे, देखेंगे ये मार्कअप दिया हुआ है आपको। फिफ्टी परसेंट का मकसद है 50/100। ये 50/100 जब आप लिखेंगे तो इसको आप सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिया है। 50/100 का मकसद क्या हुआ, 1/2। जब ये फ्रैक्शन के अंदर आपके पास आ गया मार्कअप, तो मार्जिन निकालना आपके लिए आसान है। मार्जिन आप कैसे निकालेंगे, मार्जिन निकालने का तरीका ये है कि 1/2 के अंदर नीचे जो दिया हुआ है 2, इसके अंदर बस सिंपल प्लस कर दें 1 आप, तो 1 कर देंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। जब ये 1/3 आपके पास आ जाए तो 1 को 3 से डिवाइड कर दें। तो मार्कअप से मार्जिन निकालने का तरीका क्या हुआ कि मार्कअप जो भी दी हुई है परसेंटेज उसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिया है। जैसे हम लेकर आए 50/100 थी तो 1/2 हो गया। ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसके अंदर सिंपल आप +1 कर दें तो 3 हो जाएगा। 1/3, 1 को आप 3 से डिवाइड करें, व्हाट यू गेट, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 33.333%। 33.33% जो आपके पास आया ये आपके पास मार्जिन आ गया। वंस यू गेट द मार्जिन, जब आपके पास एक दफ़ा मार्जिन आ जाए तो ज़िंदगी आसान है, क्योंकि आप मार्जिन का क्या करेंगे, आप ये जो सेल्स रेवेन्यू है 21,000 इसका मार्कअप निकालने हैं आप। तो मार्कअप कैसे निकालेंगे, सेल्स आपको दी हुई है $21,000, इसका मार्जिन $21,000 मल्टीप्लाइड बाई 33.33% आप निकाल लें तो 21,000
मल्टीप्लाइड बाई 33.33%, तो ये 6,999.99 है, तो हम इसको 7,000 लिख देते हैं सिंपल। अब देखिए 7,000 जब आपके पास मार्जिन आ गया तो आपको पता है कि सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो एक्चुअली ये मार्जिन आता है आपके पास। तो अगर सेल्स में से आप अगर मार्जिन को माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाकी बचेगी। तो 21,000 में से अगर मैं 7,000 जो प्रॉफिट है इसको माइनस कर दूं तो ये जो 14,000 आएगा मेरे पास, ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आपके पास 14,000 आ गए। वंस यू गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, लाइफ इज़ इजी, आपका कोई इशू नहीं है। आपके पास 14,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है। ओपनिंग इन्वेंट्री इसने आपको दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 15,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है और परचेजेस भी दी हुई है 18,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 आपको दी हुई है, परचेजेस आपको पता है 18,000 परचेजेस उसने आपको दी है। ये 33,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आपके पास आ गया, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से लेस करते हैं आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना निकाला है आपने, 14,000 निकाली है आपने। देखिए आपके पास क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, परचेजेज है, इन दोनों को प्लस कर लिया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल चुके हैं। जब ये 33,000 में से माइनस करेंगे आप 14,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो व्हाट यू गेट, ये जो 19,000 है ये एक्चुअली आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। बड़ा सिंपल है। अगर ये 33,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस को ऐड करा आपने, 33,000 में से अगर मैं एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करूं जो नॉर्मली हम करते हैं, तो देखिए फिर 14,000 आपके पास आ जाएगा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। तो इन ईदर वे हमने क्या करा, हमने ये करा कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, बल्कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दिया, तो वी गेट एंडिंग इन्वेंट्री। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, और एंडिंग इन्वेंट्री आप देख रहे होंगे कि सी चॉइस के अंदर 19,000 उसने आपको दी हुई है। तो एक्चुअली जो राइट चॉइस है आपकी 19,000 है, और बड़ा सिंपल है। सिर्फ आपको मार्कअप टू मार्जिन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्कअप से मार्जिन कैसे निकालते हैं। वो बड़ा आसान है कि मार्कअप को फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर ले आए। जब वो फ्रैक्शन फॉर्म पे आ जाएगा, सिंपल 50 डिवाइडेड बाय 100 1/2, तो जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर आप सिंपल 1 प्लस कर दें, और फिर उसके बाद 1 को डिवाइड कर दें, जो भी नीचे फैक्टर आया है आपके पास फिगर आई है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास मार्जिन की परसेंटेज आएगी। मार्जिन को आप सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। बाकी फिर मैंने आपको करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अब बिजनेस डजंट कीप कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बिजनेस जो है उसका कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसके पास नहीं है। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश, तमाम ट्रांजेक्शन कैश के अंदर होती है। विच आइटम विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑनर्स कैश ड्राइंग, कौन सा आइटम जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आप ऑनर्स की कैश ड्राइंग को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए ऑनर्स की कैश ड्राइंग का मकसद है, जब भी कैश ड्राइंग हम निकालेंगे तो डेफिनेटली कैश का लेजर बनाना होगा आपको। उसी के अंदर से फिर कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगी, और जब कैश के लेजर में जाएंगी, और कैश के लेजर से ही हम मिसिंग फिगर निकालेंगे जो ड्राइंग की होगी। तो आप याद रखिएगा, इस किस्म का जब भी सवाल हो तो कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो वो आपको रिक्वायर्ड होगी। अलबत्ता ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स आ रही है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जो ये मांग रहा है नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर उसको देख लें कि यार कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लेट्स सी, नॉन करंट एसेट्स परचेज, अगर परचेज करेंगे तो कैश के थ्रू पेमेंट होगी, रिक्वायर्ड है। ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, कि जो ओपनिंग कैपिटल अकाउंट था ये आइटम जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो कैश के लेजर की बात कर रहे हैं कि जब हम कैश का लेजर बनाएंगे तो उसके अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल की फिगर की ज़रूरत नहीं होगी।
तो ये एक्चुअली हमारी राइट चॉइस है। बी में परचेजेस, जब परचेजेस करेंगे तो कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, ये भी लेजर में हमें चाहिए। सेल्स का मकसद है पैसा हमारे पास आएगा। तो ये तीनों आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं ऑनर्स की ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, कैश ड्राइंग को। अलबत्ता ओपनिंग कैपिटल अकाउंट जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक मैंने आपको समझाई कि कैश के लेजर को जहन में रखिएगा कि कैश के लेजर से ये फिगर निकलेगी कैश ड्राइंग, और कैश के लेजर में हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है वो आपको रिक्वायर्ड है, और जिसमें कैश रिक्वायर्ड नहीं है वो फिर इसका राइट चॉइस है, और वो बी बनता है जिसमें ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैश की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। 13 में आते हैं, द फॉलोइंग समराइज इंफॉर्मेशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप का अकाउंट है, वहाँ से ये फिगर्स आपने लिए। फिगर्स क्या क्या है? नॉन करंट एसेट्स है आपका, कैपिटल अकाउंट से। करंट अकाउंट डेबिट का मकसद क्या है कि ये एक्चुअली जो पार्टनर था उसको, फर्म को, बिजनेस को पेमेंट करनी है, इसीलिए इसका डेबिट अकाउंट है। नॉर्मल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्रेडिट अकाउंट शो करता है कि बिजनेस को पेमेंट करनी है, और डेबिट अकाउंट शो करता है कि पार्टनर को पेमेंट करनी है। तो करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है। कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स? करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, नॉन करंट एसेट्स तो आपको दिए हुए हैं, तो आपको पता होता है अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, और एसेट्स दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और इक्विटीज़ दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो आप क्या करें कि लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को हम टोटल कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल क्या है? हमारे पास कैपिटल है, और ये करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इन सबको प्लस कर लें। कैसे करेंगे? ये 36,000 में से इस 6,000 को आप माइनस कीजिएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो इसको माइनस कर दिया मैंने, तो ये 30,000 आ गया। 30,000 के अंदर इस 8,000 को और इस 15,000 को मैंने प्लस किया, तो ये 53,000 आ गया। ये हमारी इक्विटीज़ वाला हिस्सा हो गया, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये इक्विटीज़ हो गई। इक्विटीज़ में से अगर मैं नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दूं, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स बराबर इसके होते हैं, तो अगर ये करंट एसेट्स जो मेरे पास 42,000 है, इसको मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? डेफिनेटली करंट एसेट्स मेरे पास बचेंगे। सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, माइनस करते हैं 42,000, व्हाट यू गेट 11,000। तो ये 11,000 आप देख रहे होंगे चॉइस सी के अंदर दिया हुआ है, तो 13 जो है उसकी राइट चॉइस जो है वो सी बनती है। और लॉजिक मैंने बताई, बड़ा आसान से सवाल था, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, और वो डेफिनेटली आपको पता है कि एसेट्स बराबर है नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स के, और इक्विटीज़ जो है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हमने यहाँ से इसको निकाला। और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक्स एंड वाई हैड बीन इन पार्टनरशिप फॉर सम इयर्स व्हेन जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर। कि एक्स एंड वाई जो है वो पार्टनरशिप के अंदर थे, और जेड जो है एक्चुअली उसको फिर एज ए न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट किया। ऑन दैट डेट, उस तारीख को, द प्रीमिसेस अकाउंट वाज डेबिटेड विद $120,000 फॉलोइंग ए रिवैल्यूएशन। मतलब प्रीमिसेस की आपने जब रिवैल्यूएशन कराई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रिएट हो गया, और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो प्रॉफिट है एक तरीके का। और नॉन करंट एसेट्स इसकी लॉन्ग टर्म नेचर है, तो लॉन्ग टर्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैपिटल में जाती हैं। उसकी बेसिक ये है कि जेड एक्चुअली ये जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई के दरमियान बढ़ेगा, और एक्स और वाई की जो रेशो है, प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इक्वली बोथ बिफोर एंड आफ्टर जेड्स एडमिशन, के प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली बांटते हैं ये। इसका मकसद ये हुआ कि 120,000 का जो प्रॉफिट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, जेड को कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जब किसी भी पार्टनर्स की एडमिशन हो रही होती है, उसको हम एडमिट कर रहे होते हैं एज ए न्यू पार्टनर, तो वो जितने भी प्रॉफिट्स हैं, रिवैल्यूएशन हो गई, या इसके अलावा आपकी गुडविल क्रिएट आपने की है, तो ये तमाम चीज़ें पुराने वाले पार्टनर्स को मिलती हैं, नए वाले पार्टनर को नहीं मिलती। तो ये जो 120,000 का रिवैल्यूएशन रिज़र्व है, जो प्रॉफिट है प्रीमिसेस को करने के बाद आए, ये दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। तो एक्स के हिस्से के अंदर भी 60,000 आएंगे, और वाई के हिस्से के अंदर भी $60,000 आएंगे। ये आप याद रखिएगा। व्हाट वर द क्रेडिट एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द रिवैल्यूएशन? क्रेडिट एंट्रीज क्या होंगी?
तो देखें क्रेडिट एंट्रीज क्या होंगी कि आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसमें तो कैपिटल अकाउंट XYZ तीनों दिए हुए हैं जो वैसे ही इनकरेक्ट है। बी अलबत्ता आपका सही है, क्योंकि देखें बी के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएंगे जो भी प्रॉफिट है। एक तो एक्स को मिलेगा 60,000 क्योंकि प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, तो एक्स और वाई दोनों को ये मिल गया उठा के। ये सी गलत है, इसमें जेड आ गया और एक्स और वाई, और ये करंट अकाउंट की बात कर रहा है। देखें इसने और आपको चेक करा, करंट अकाउंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि याद रखिएगा करंट अकाउंट के अंदर दो कंसेप्ट उसने आपके चेक करे हैं। एक कंसेप्ट ये चेक किया कि कोई एडमिशन अगर पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है या रिवैल्यूएशन रिजर्व आप उसको भी दे रहे हैं, तो उसको नहीं देना है, सिर्फ पुराने वालों को मिलेगा। और सेकंड कंसेप्ट ये है कि कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, करंट अकाउंट्स नहीं होंगे। करंट अकाउंट्स की नेचर जो है वो रेवेन्यू नेचर होती है कि साल के जो भी ईयर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेजिडुअल प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग की एडजस्टमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें हम करंट अकाउंट्स के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म नेचर की कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पर है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा और रिज़र्व का पार्ट बनेगा, तो क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है तो इसलिए इसकी जो एंट्री होगी वो फिर कैपिटल अकाउंट में होगी। इसीलिए हमने कहा कि बी चॉइस जो है हमारी राइट चॉइस है और बाकी चॉइसेस जो हैं वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। 14 में आपने देखा कि बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 15 के अंदर आते हैं, विच कंपनी रिजर्व्स मे नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड्स। विच कंपनी रिजर्व्स, कौन सी रिजर्व्स ऐसे हैं जो डिविडेंड की पेमेंट के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए जनरल रिजर्व हो गया और रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो जितनी भी इनकम होती है वो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और कुछ पर्टिकुलर काम के लिए हम रिटेन्ड अर्निंग से रिजर्व जनरल रिजर्व के अंदर पैसे या अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये दो रिजर्व जो है ये तो डिविडेंड आप इनसे पे कर सकते हैं। अलबत्ता जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है आपका वो नॉन करंट एसेट्स, जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स के मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली इट डजेंट यूज़, आई मीन टू से जो डिविडेंड के पेमेंट के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते। और अब इसमें नॉन करंट एसेट्स में अलबत्ता कोई फ्लक्चुएशन हो रही है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व याद रखिएगा, इसको डिविडेंड की पेमेंट के लिए हम यूज़ नहीं करते। और शेयर प्रीमियम हो गया, ये शेयर प्रीमियम बोनस शेयर्स आपका, अगर बोनस शेयर्स का मकसद है कि अपने शेयर होल्डर्स को आप मज़ीद शेयर्स दे रहे हैं, बोनस शेयर्स कहलाता है, उसमें तो यूज़ होता है। लेकिन बाकी जो कैश डिविडेंड वगैरह के लिए हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली शेयर प्रीमियम के अकाउंट का यूज़ ये होता है कि आप उसको अगर कोई फर्दर आप शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर रहे हैं, अंडर राइटर को पेमेंट करनी है, जो ब्रोकरेज फर्म है जो तमाम आपकी शेयर की इशुएंस को देखेगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ पर इसको हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल डिविडेंड की पेमेंट के लिए ये दो अकाउंट इस्तेमाल नहीं होते, 3 और 4। तो डी के अंदर अगर आप देखें तो 3 और 4 दिया हुआ है। तो विच कंपनी रिजर्व मे नॉट बी यूज्ड टू पे डिविडेंड, तो 3 और 4 जो है वो राइट आंसर है आपका कि रिवैल्यूएशन रिजर्व और शेयर प्रीमियम, ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। तो 15 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो डी चॉइस बनती है। ये आपकी समझ आ गया होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। 16 में कहता है कंपनी इशूड 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5 ईच एट ए प्राइस ऑफ 0.6 सेंट ईच, कि 0.5 सेंट का एक्चुअली एक शेयर था, 0.6 सेंट के अंदर आपने बेचा, तो इसका मतलब है 0.1 सेंट जो है वो एक्चुअली आपका प्रॉफिट है, प्रीमियम है। नॉर्मली शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ज़्यादा के ऊपर जब हम बेचते हैं तो वो शेयर प्रीमियम कहलाता है। ये शेयर प्रीमियम है। 5,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं, तो 5,000 का आपका शेयर प्रीमियम हो गया। और जो शेयर कैपिटल है आपका वो कितना है, 0.5, तो $25,000 जो है वो शेयर कैपिटल हो गया। तो कहता है व्हाट वर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इशू। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, एक्चुअली एज एन अकाउंटेंट यू विल बी रिसीविंग बैंक, पैसा आपके पास आएगा $30,000, शेयर कैपिटल आप क्रेडिट करेंगे $25,000 से, क्योंकि 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो व्हाट यू गेट $25,000, ये शेयर कैपिटल आपका आ गया। और शेयर प्रीमियम मैंने आपको निकाल कर दिखाया अभी,
के 5000। तो एक्चुअली एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 16 जो है इसके अंदर जो ए चॉइस है आपकी वो राइट चॉइस है। पहले में बैंक डेबिट, शेयर प्रीमियम ये इनकरेक्ट, शेयर कैपिटल डेबिट ये इनकरेक्ट, शेयर कैपिटल, ये तीनों एंट्रीज गलत हैं। सिंपल जर्नल एंट्री है बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 17 में आते हैं, व्हाट कुड बी यूज्ड टू फंड ए बोनस इशू ऑफ शेयर्स। बोनस इशू का मकसद है कि यू आर पेइंग द डिविडेंड्स बाय आई मीन टू से बाय द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स, कि आप शेयर्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो जर्नल रिजर्व हो गया, रिटेन अर्निंग हो गई, शेयर प्रीमियम, ये तीनों अकाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोनस। मैं अभी शेयर प्रीमियम का आपको समझा के आ रहा हूँ। तो ये तीनों अकाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोनस इशू के लिए, लेकिन नॉर्मल डिविडेंड के लिए आप शेयर प्रीमियम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो आपकी राइट चॉइस है कि 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व भी यूज़ हो सकता है बोनस इशू के लिए, रिटेन अर्निंग भी हो सकती है और शेयर प्रीमियम भी हो सकता है। द फॉलोइंग 18 में कहता है द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट से एक एक्सट्रैक्ट है। रेवेन्यू दिए हुए 180,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, डिवेंचर का इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी उसका इंटरेस्ट आपने पे किया, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका आ गया। कहता है व्हाट वाज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ताल्लुक रेवेन्यू से रेशो की फॉर्म के अंदर बताया गया है। तो देखें, दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके इसके अंदर। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, लाइक बेवरेजेस है, उसके ट्रक्स आप देखते होंगे, और बोटल्स जो है वो रिटेलर्स की दुकान के ऊपर रखते हैं ले जाके, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई आपकी एक एग्जाम्पल। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जितनी भी फाइनेंस हो रहा है, जो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो 30,000 बनता है। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो हैं आपके पास, और रेवेन्यू आपका कितना दिया हुआ है 180,000 दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड 100 से करें, तो व्हाट यू गेट द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 180,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16.67, और 16.66 है, तो हम 16 अगर राउंड ऑफ करें इसको तो 16.67 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऑफ करके दी है। तो ए चॉइस अगर आप देखें तो 18 के अंदर जो आपकी ए चॉइस है वो फिर राइट चॉइस बनती है आपकी, और वो 16.7% जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया। तो ये आपका 18 हो गया। 18 के बाद 19 पे आते हैं। The following information is available for the year ended 31st December 2017. रेवेन्यू आपको दे रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दी है आपको, मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है, नेट बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू, और मोटर व्हीकल, ये 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। मोटर व्हीकल भी आपको दे रहा है। ये 3 आपको उसने नॉन करंट एसेट्स देती है, करंट एसेट्स देती है और इक्विटी देती है। कहते हैं व्हाट वाज द नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर। नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर क्या है? तो नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर के लिए ज़रूरी है कि पहले आप नॉन करंट एसेट्स को जमा कर लें। नॉन करंट एसेट्स 3 हैं आपके, $120, $90 और $20। तो 120, 90 एंड 20, तो $230 जो है वो नॉन करंट एसेट्स है आपका। और कहता है नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर, इसका फार्मूला ये होता है कि रेवेन्यू आपका 640 है, तो रेवेन्यू को ऊपर रखते हैं, नॉन करंट एसेट्स को नीचे रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये 640 को डिवाइड किया आपने 230 से, तो 2.78 टाइम्स, यानी जो आपके नॉन करंट एसेट्स बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो $230 के हैं, रेवेन्यू 640 का है, तो 2.78 रिटर्न है। एसेट्स टर्नओवर माने ये एसेट्स जो है वो टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं 2.78 टाइम्स। तो इस नॉन करंट एसेट से जो रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है वो 2.78 टाइम्स हुआ है, और 2.78 टाइम्स आप देख रहे हैं ये सी के अंदर दिया हुआ है, तो सी जो है फिर आपकी राइट चॉइस बनती है।
तो 9 पे हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है पढ़ने में, कोई सवाल है तो फिर वो मेंशन कर दीजिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि टाइम निकाल के मैं उसको रिकॉर्ड करा दूँ और आपको आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं उनमें आपको फैसिलिटेट करें। तो कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।